4 बजे आएंगे दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। नेटवर्क 18 पोल के मुताबिक Q2 में 7.4% की रफ्तार से बढ़ सकती है इकॉनमी। ओके, तो आज का सबसे बड़ा क्यू यही है हमारे लिए, आज शाम को आने वाला Q2 का जीडीपी का आंकड़ा। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ये जो जीडीपी का नंबर होता है थोड़ा सा डेटेड हो जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी सारी हो चुकी होती हैं। लेकिन Q1 का जीडीपी का आंकड़ा आपको याद होगा काफ़ी पॉजिटिव था। उस समय मार्केट ने सरप्राइजिंगली रिएक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था इस समय। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद वो एप्लीकेबल हुआ जीएसटी कट उसके बाद सितंबर में। तो करीब 2-3 हफ्ते का पीरियड था जिसमें थोड़ा सा एक दिक्कत थी, जिसमें कई लोग बिल्कुल जीरो हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली पोस्टपोन की थी आपने परचेजेस। लेकिन उसके बाद सितंबर के आखिरी के क्या 7-8 दिन में उसका पूरा मेकअप हुआ या नहीं हुआ, ये जानना जरूरी होगा। Q1 में हमने 7.8% डिलीवर किया था। मेरा ये मानना है कि अगर आपने 7.4 भी कर दिया, उससे बेहतर कर दिया तो बहुत ही शानदार चीज़ है। 7.4 भी कर दिया, उससे हल्का सा भी इसको बीट कर दिया तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। ध्यान रखिए एक चीज़ का, इन्फ्लेशन ऑलरेडी लाइफ टाइम लो पर है। भारत की जो इन्फ्लेशन डेटा है, जब से डेटा आना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट हम लाइफ टाइम लो पर हैं। और आरबीआई गवर्नर पहले ही कह चुके हैं, पिछली पॉलिसी में भी उन्होंने कहा था और भी रिसेंटली भी उन्होंने रिट्रेट करा था कि उनके दरवाजे रेट कट के लिए खुले हैं। इससे पहले जो पॉलिसी हुई थी आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास सिस्टम में एक ही रेट कट बचा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के समीकरण बैठे, पिछली पॉलिसी में उन्होंने साफ किया कि नहीं वो पिछली पॉलिसी था, उसके बाद समीकरण काफ़ी बदले हैं। अब हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो ग्रोथ पर होगा। सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर अब ग्रोथ को आगे बढ़ाने में लग गए हैं और उनके लिए एक अच्छी बात ये रही कि उसमें साथ में इन्फ्लेशन लो है। ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है मार्केट के लिए। एक सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी चल रहा है, इसीलिए पीएसयू बैंक चल रहे हैं, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो इकोनॉमी किससे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, ये कुछ दिनों में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले हमारी एक विशेष साइकिल थी, अब हमारी एक वर्चुअस साइकिल है। तो ये रीज़न है कि इस तरीके से बैंक निफ्टी इसको लीड कर रहा है, और वो तब जबकि बैंक निफ्टी के 2 सबसे बड़े कंपोनेंट चले ही नहीं है अब तक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक तो अब चलना शुरू हुआ है, एचडीएफसी बैंक चलिए ठीक है फिर भी थोड़ा चला है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हार्डली इन स्टॉक्स ने कुछ आपको रिटर्न जनरेट करके दिए। एक महीने में आईसीआईसीआई बैंक 2% चला है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक थोड़ा ज़्यादा चला होगा मेरे ख्याल से, नहीं एचडीएफसी बैंक उल्टा और कम चला है, 0.5%। सोचिए आशीष, 2 सबसे बड़े कंपोनेंट बैंक निफ्टी के इतना कम चले, उसके बावजूद मार्केट ने ऐसा कर दिया। ये मतलब ये बात हो गई जब पीक ऑफ आर उनकी फॉर्म में रोहित और कोहली दोनों ने कुछ स्कोर नहीं किया और इंडिया फिर भी 350 रन बना रही है। सोचिए अगर उसमें रोहित और कोहली का स्कोर करना शुरू कर दें तो कितने रन बन जाएंगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और बड़ी वाली रैली बाकी है। कुछ दिन में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ तक के लेवल्स ओपन होंगे। ये आपने कल वैसे बात छेड़ी भी थी, ठीक है, इस पे आएंगे, डिटेल पे बातचीत करेंगे, क्या लेवल्स खुल रहे हैं, किस तरह की तेजी। लेकिन बिल्कुल सही बात है, हमारी इकॉनमी मजबूत है, हमारी महंगाई एकदम ठंडी पड़ी हुई है और ब्याज दरों में कटौती के सिलसिला चले ही चले जा रहा है। एकदम पोटेंट कॉम्बिनेशन, स्वीट स्पॉट पे हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है आके। अच्छा, आपने अपफ्रंट मेंशन करा था और ये सच भी है, कल रिकॉर्ड सेलिब्रेशंस हो रहे थे पर फीके फीके। चाहे वो अपना पोर्टफोलियो देखूं या अपने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखूं, वो मूड माल बयान नहीं कर रहा, वो मजा नहीं आ रहा। क्यों? बिल्कुल, तो पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी रिसर्च लिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो डेटा पॉइंट्स दिखा देते हैं जो आपने सुबह किया था, और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो है वीक, है ना क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अगर आप देखें निफ्टी 500, और निफ्टी 500 एक रीजनेबली गुड स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो ऑल टाइम हाई से दूर हैं 0 to 10%, मतलब या तो ऑल टाइम हाई पर हैं या उसके करीब हैं, वो स्टॉक्स हैं 81, और उससे ज़्यादा दूरी वाले स्टॉक्स हैं 419। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर एक स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पर है उसके मुकाबले 5 स्टॉक हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर हैं। तो लोगों की पेन समझ में आती है। और 16% वर्सेस 84%। उसके अलावा कितनी दूरी है, जैसा आपने डिस्कस किया, 10 से 20% दूर 100 शेयर हैं, और उसके बाद दिक्कत शुरू होती है। 20 से 30% दूर 103 शेयर, 30 से 40% दूर 79 शेयर, 40 से 50% दूर 66 शेयर,
और 50% से ज़्यादा दूर 71 शेयर। आशीष, मतलब 14% आप ये कह रहे हैं कि अभी भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं। और ये, हाँ सॉरी, कुछ नहीं, सही कह रहे हो आप। और उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। इसमें से 10-12 तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बीच में आए डीमर्ज एंटिटीज थी, या बीच में लिस्ट हुए, तो वो थोड़ा बहुत एबरेशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वो सारे हैं जो ठीक है, तो थोड़े बहुत होंगे एबरेशन, 10-12 से ज़्यादा 10-12 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर भी एक रीजनेबल अजम्पशन है कि काफ़ी स्टॉक्स नीचे हैं, और अगर स्मॉल कैप में जाएंगे तो ये नंबर और भी ज़्यादा वो होंगे। अब आते हैं कि इसके कारण क्या है। देखिए, इसके ना दो कारण हैं। बाजार ऊपर, मेरा पोर्टफोलियो नीचे क्यों? इसके दो कारण हैं। इसका सबसे पहला जवाब है, आपने बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप भरे हुए हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये। इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स 5% नीचे है, निफ्टी 11% ऊपर है, तो 16% का एक स्ट्रेट अवे गैप हो गया इंडेक्स पे ही। इंडेक्स पे 16% गैप हो गया, 5.7% है एक्चुअली, लेकिन चलिए ठीक है, 5% मान लेते हैं। और निफ्टी दिखा दीजिए, निफ्टी 11% ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 7% ऊपर है। तो ये वो गैप हो गया। ये सिंपल एक इंडेक्स लेवल में ये अरिथमेटिक हो गई सिंपल। अगर एक इंडेक्स 11% ऊपर है, दूसरा इंडेक्स 5% नीचे, तो 16% का अपने आप रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हो गया। इसमें आप एक और तड़का जोड़ दीजिए कि मर्फीज लॉ होता है, जब मार्केट गिरती है तो मेरा स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरता है, और जब मार्केट चलती है तो लगता है कि मेरा स्टॉक कम चल रहा है। ये आप में से बहुत लोगों की फीलिंग होती होगी, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा होता है, लाइफ का रूल है। तो अब रिटेल इन्वेस्टर के साथ दिक्कत क्या हुई, वो 2023 और 2024 के अर्ली फर्स्ट हाफ की रैली इतनी भयंकर हुई। आपको याद होगा, नीलेश भाई आए थे, वो पूरा एक वो कर्व के साथ वो एक्सप्लेन करते थे। वो सब चीज़ें लोग भूल गए हैं एक्चुअली, कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है। उस समय सबको लगता था कि नहीं, वो मिड कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप का वैल्यूएशन था, स्मॉल कैप से ज़्यादा माइक्रो कैप का वैल्यूएशन था, माइक्रो कैप से ज़्यादा एसएमई का वैल्यूएशन था। मतलब हम उस स्टेज पर आ गए थे। तो अब उस दिक्कत में होती क्या है, जब स्मॉल कैप गिरते हैं तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलता, ये दिक्कत होती है। उसका दूसरा कारण भी है, ये तो सिर्फ एक कारण है, उसका दूसरा कारण भी है। बहुत लोग कहेंगे नहीं, मैं मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं फंसा, मैं तो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में रहा, अच्छी क्वालिटी स्टॉक में नहीं रहा। बहुत लोग मुझे इसको काउंटर करते हैं टीसीएस का एग्जाम्पल देकर, कि मैं तो टीसीएस है मेरे पास, या कोटक का एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास तो कोटक है, तो फिर मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं चला। ये इसका एक साल का रिटर्न देख लीजिए टीसीएस का, -23%। या बहुत लोग कहते हैं मेरे पास तो कोटक है, चलिए कोटक फिर भी चला है, एक एवरेशन हो गया। लेकिन कोई और सपोज करिए, कोई और लार्ज कैप स्टॉक समझ लीजिए, जो जहां पर आपको लग रहा है कि स्टॉक पहले चले थे लेकिन इस साल नहीं चले। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में हमेशा एक चीज़ हम कहते हैं कि बड़ी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट नहीं करेंगे, हर 3 दिन में रिविजिट नहीं करना है, लेकिन मार्केट की थीम को समझिए। आपको बाजार की थीम को समझना जरूरी है। जो 2023 में चला था वो जरूरी नहीं है कि 2025 में चले, और जो अभी 2025 में चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि 2027 में भी चलेगा, लेकिन 2026 में तो चलेगा। तो उस चीज़ को आपको समझ के चलना है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक बात है। और वो जो ऐसी जो लिस्ट थी 50% ज़्यादा दूर में, कुछ तो अब क्योंकि ऑल टाइम हाई से वो कैलकुलेशन बैठते हैं, तो उसमें कोई येस बैंक आएगा, उसमें कोई वोडाफोन आइडिया आएगा, उसमें एमएमटीसी आएगा, एडीजी ग्रुप एंटिटीज आएंगी बहुत दूर दूर, जो अपने ऑल टाइम हाई से ट्रेड कर रही है। खैर, ये बढ़िया सा अपडेट आपके लिए इस समय भारतीय बाजारों में, और क्यों हम और आपको उस तरह की खुशी नहीं हुई इन सेलिब्रेशंस के बीच में जब ऑल टाइम हाईज लग रहे थे। अच्छा, ये सब ठीक। अब आगे के लिए रणनीति क्या? हमने एक बात करी थी कि वर्कआउट उच्चतम स्तर आते हुए नजर आएंगे, वो हमने स्क्रीन पे प्ले आउट होते देखे। हमने इनफैक्ट ये भी बात कर रखी कि कैलेंडर ईयर 26 के एंड पे आप यहाँ से और मीनिंगफुल अपसाइड देख रहे होगे, शायद 30K को हम कॉन्कर कर रहे होंगे। पर इस समय अब रीअसेस करा जाए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या थीम्स वगैरह आप नजर रखोगे? ये बिल्कुल ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे चलिए ठीक है, हमने ज्ञान तो दे दिया कि आपके स्टॉक्स इसलिए नहीं चले क्योंकि आपने मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट नहीं करे। चलिए अब हम करना चाहते हैं, अब क्या चलेगा, है ना। देखिए, अब क्या चलेगा ये भी बाजार डिसाइड करेगा। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक मार्केट के मैसेज को पढ़कर एक चीज़ बोल सकते हैं कि यहाँ से जैसे पिछले 1 महीने से हमने एक पॉकेट पर फोकस किया है, वो है पीएसयू बैंक्स। कि सिर्फ पीएसयू बैंक्स पर आप फोकस करिए। 1 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए पीएसयू बैंक्स का, वहाँ पर शानदार तेजी है। तो आपको 3 महीने का और देखेंगे तो और भी मैसिव आपको मुँह दिखाई देगा। यहाँ पर इस समय की सबसे बड़ी थीम क्या है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। ट्रेड डील नहीं है। बहुत लोग उस चीज़ में फंसे हुए हैं कि ट्रेड डील हमारे लिए सबसे बड़ा क्यों है। उसको छोड़िए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में, हमको उस पर फोकस करना है।
इस समय की सबसे बड़ी थीम है रेट कट और अर्निंग्स में सुधार। कल गौतम दुगड़ जी आए थे, उनसे भी बात हो रही थी, काफ़ी साइन बन रहे हैं यहाँ पर अर्निंग्स रिकवरी के। और क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर पेनफुल रहे, अपने आप आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, आपका बेस इफेक्ट अच्छा हो गया। अगर आपके 40% मार्क्स आए हों तो अगली बार आपका बेंचमार्क कम होता है ना, 40 के 45 भी आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने वालों की एक्सपेक्टेशन भी कम वालों की एक्सपेक्टेशन भी कम ही रहती है कि इसके तो 40 आए थे, इस बार क्या ही लेके आएगा। तो 45 पे भी आपको लगता है कि भाई अच्छे लेके आया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको 4 नाम दे रहा हूँ, कैनरा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड। आप सोचिए 4 के 4 स्टॉक्स क्यों दौड़ रहे हैं। इनका चारों का ना आप 3 महीने का चार्ट रख दीजिए, 4 स्टॉक्स का। अब मैंने 4 नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं सेलेक्टिवली, क्योंकि मुझे 4 नाम मैंने चार्ट देखा इसके लिए देख लिए। ये चारों के चारों नाम हमारे बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट या चार्ट जीपीटी में कंसिस्टेंटली आए। और अगर आप इनमें आपने अगर पोजीशन बनाई है तो मैसिव पैसा बना है। अब मैं क्या पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में ये फेजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी थीम चल रही है। ये थीम अभी भी ऑन है और इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। ये चारों के चारों अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं बेसिकली। कैनरा बैंक टियर 2 प्राइवेट पीएसयू बैंक्स का लीडर है, मैंने जो टॉप 3 है उनको हटा दिया है, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को। श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी थीम में, अगेन बजाज फाइनेंस को मैंने हटा दिया क्योंकि श्रीराम फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा ऑटो वगैरह से जुड़ा हुआ है इसके लिए। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है और अशोक लेलैंड नंबर 1 सीवी प्लेयर है इसके लिए। ये चारों अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंडस्ट्रीज क्या हैं? ये इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं। सितंबर 2024 से मार्च 2025 का आप एक इन चारों सेक्टर्स का एक परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। हम एक विशेष साइकिल में फंसे हुए थे। क्या थी वो विशेष साइकिल? महंगाई ऊपर थी, ग्रोथ नीचे थी, अर्निंग्स खराब थी और इंटरेस्ट रेट ऊपर थे। अब इन्फ्लेशन लो है, ग्रोथ ऊपर है, टैक्स कट हुए हैं। पहले तो पर्सनल इनकम टैक्स कट हुआ था और उसके बाद जीएसटी कट हुआ था। टैक्स कट से बड़ा इंग्रेडिएंट नहीं होता है मार्केट की रैली के लिए। हमारी जो पिछली बुल मार्केट थी उसका जो बेस था वो जब निर्मला जी ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था उस दिन से उस बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। वो जो चिदम्बरम का ड्रीम बजट आया था उसने एक बुल मार्केट की शुरुआत की थी। तो ऐसे बुल मार्केट की शुरुआत टैक्स कट के साथ होती है। तो एक नई बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी इस साल फरवरी को। मार्केट उस समय तुरंत के तुरंत जरूरी नहीं है आपको रिएक्ट करके दे, वही हुआ। फरवरी में बजट के बाद 2 महीने तक मार्केट कुछ नहीं चल के दिया। इस साल जीएसटी कट के बाद भी मैं हैरान था, मार्केट नहीं चल के दिया था। हमने बात भी की थी कि बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बड़े रिफॉर्म के बाद भी मार्केट चलने को तैयार नहीं है। लेकिन ठीक है, समय लगता है कई बार इन चीज़ों को। तो वो जो विशेष साइकिल थी वो कन्वर्ट हो गई है अब वर्चुअस साइकिल में। और यही कारण है कि हम जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, सेक्टर्स हैं, उन पर सुपर बुलिश रहे हैं। 3 महीने से रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कोर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को। और अभी भी हम इसमें सुपर बुलिश हैं। इसमें आप थोड़ा सा तड़का, जैसे कहते हैं ना, जब आप खाना बना रहे होते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं आप, उसके बाद उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक लगता है और 1 चुटकी चाट मसाला, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो दूसरा वाला मसाला वो लगता है बेसिकली। तो इसमें वो थोड़ा सा तड़का होगा आईटी और फार्मा का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है और एक होप रहेगी आपको कि कभी ना कभी तो ट्रेड डील आएगी वो, तो इसके लिए आप उसको नहीं मिस करना चाहते हैं। तो इसके लिए सेलेक्टिव आईटी और फार्मा कंपनीज जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट है, उनको ऐड कर दीजिए। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरी बात में, वॉइस में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके 2 कारण हैं। एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और दूसरा आज फ्राइडे है। यस